हम लोग कल देखे थे क्या, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, यही देखे थे। आज देखेंगे अशोक के बारे में, अशोक सम्राट के बारे में। आज पूरा का पूरा टॉपिक है हम लोगों का अशोक सम्राट का, ठीक है। इन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद क्यों छोड़ा, युद्ध करना छोड़ दिए, क्या परिणाम था कलिंग के युद्ध के, जीते या हारे कि क्या हुआ, ये सारा चीज़ का कहानी आपको पता चलेगा कि इतने शक्तिशाली राजा कलिंग के युद्ध के बाद वो पूरा युद्ध करना ही छोड़ दिए। युद्ध से वो कभी नहीं, उसके बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस जीवन में हमें युद्ध करना है। वो धर्म के प्रचार की तरफ, यानी धर्म के प्रचार की तरफ निकल गए, क्योंकि उस युद्ध में उनकी बहुत हानि हुई थी। लगभग इनके अपने जीने के इनके अपने ही लोग बहुत सारे मारे गए थे। भले वो युद्ध जीते, लेकिन उनका मानना ये था कि जितने भी लोग मारे गए हैं, जितने भी घायल हुए हैं, सब मेरी वजह से हुआ है। इसी वजह से उसके बाद इतना प्रतापी, इतना शक्तिशाली राजा जो मौर्य साम्राज्य को सबसे ऊपर तक पहुंचा दिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे ऊपर तक पहुंचाने वाले और मौर्य साम्राज्य को सबसे प्रसिद्ध करने वाले राजा अशोक महान सम्राट है। इसीलिए महान सम्राट अशोक बोला जाता है उनको। तो ये क्या कहानी थी कि इसके बाद कल का टॉपिक, यानी कि अगले क्लास का टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य का पतन के बारे में, कि क्यों मौर्य साम्राज्य आपका ख़त्म हो गया। वो सब नॉर्मल राजा आया, ज़्यादा दिन तक रहा भी नहीं, उस सब किसी को राजा कमज़ोर शासक सब आया, किसी को संभालने। लेकिन यहाँ तक जो मेरी कहानी थी इसके बारे में आज देखेंगे। एक बड़ा विचित्र स्थिति है अभी का। एगो चैनल वाला है जिसका नाम है टारगेट बोर्ड, सुना होगा नाम। मैंने देखा कि उसको बच्चे बड़ा गाली दे रहे हैं इस सेशन में, इस एग्ज़ाम में। नहीं बहुत दिया है भाई। अब इतना ज़्यादा देखो, ठीक है, एक के वो गाली दिया, वो 23 लाख के करीब में सब्सक्राइबर है, 23-27 लाख करीब में टारगेट बोर्ड का सब्सक्राइबर है। उसने पूरा सिलेबस पढ़ाया, 1 साल तुम्हें पढ़ाया, कोई दिक्कत ना हुआ। वो भी ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया था, तो उसी में से नहीं आया, ब्रह्मास्त्र में से नहीं आया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसने 1 साल पूरा सिलेबस को पढ़ाया, बढ़िया से पढ़ाया, कहीं पर भी वो अपना कमी नहीं किया। चाहे तुम 1000 पैसा दे के पढ़े हो, चाहे 2000 पैसा दे, चाहे पैसा का मैटर ख़त्म करते हैं। बात होता है टीचर का। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जाके ऑनलाइन में वीडियो निकाल के बैठ के देख लेना है, लेकिन उसके पीछे टीचर की कितनी मेहनत होती है ये कोई नहीं देखता। ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं टकराया, सिलेबस तो उसने पढ़ाया था। कोई टीचर अगर आपको गेसिंग करके क्वेश्चन दे रहा है तो उसका मन है, वो आपके सिलेबस में नहीं आता, वो उसका मन है कि मैं अपने बच्चों को दूं, सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि कभी सिलेबस के अंतर्गत ये नहीं कहा जाता कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आज तक मैंने नहीं कहा कि सिलेबस के अंतर्गत, मैंने कहा कि हाँ मैं गेस करता हूँ और सर दूंगा, यहाँ से आ सकता है। ये भी अगला व्यक्ति नहीं बोला कि यह सारा प्रश्न यहीं से आएगा। हमारा हिस्ट्री अच्छा गया, गेसिंग क्वेश्चन सारा फंस गया, ज्योग्राफी सारा फंस गया, तो बच्चा हमको शाबाशी दिया। उसका नहीं अगला बोर्ड वाले के नहीं पहुंचा, टारगेट बोर्ड वाले को, तो बच्चा उसको, अब माँ का गाली देना कहाँ से उचित था किसी टीचर को। अब 1 साल तुमको पढ़ाया तो बड़ा अच्छा चीज़ है, और उसका एक गलती हो, उसकी लाख अच्छाई को तुमने छोड़ दिया, और एक गलती पर उसके परिवार पर पहुंच गया, उसका इसमें क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ना हमको तो सबसे पहले कि हम तो पूरा ना इज्जत और ना भय दोनों के घोर के पी गए हैं। हमको ना इज्जत के परवाह है, ना हमको भय है किसी से, सबसे पहला बात। क्योंकि हमको कोई चारों को गाड़ी देगा तो मैं चुपचाप नहीं, मैं वो फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इतना अब नहीं पड़ता फ़र्क पड़ेगा आने वाले समय में, और जिस दिन फ़र्क पड़ेगा तो फिर तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे ना, जो भी होगा अगला। क्योंकि हम अपने भी ताकत लगाएंगे ना वहाँ पे, तुम अपना लगाओगे तो। हम आज का जीवन जो ना है ना 24 घंटा, हमारा जीवन में क्या है ना कि आज का 24 घंटा हम बड़ा पसंद से जीना चाहते हैं। कल का क्या, मैं भविष्य का यो निर्धारण नहीं कर रहा हूँ कि मुझे यह बनना है वह बनना है। भविष्य में क्या पता आज है कल ना हो, पता चले कि तुमको पढ़ा के जाए कौन उड़ा दिया गाड़ी से। वैसे भी गाड़ी का स्पीड रहता है, कोई उड़ा दे 40, 50, 60 ऐसे गाड़ी चलवे करता है, कोई आया पीछे से उड़ा दिया। तो इसका परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन हमको बड़ा तकलीफ़ हुआ है देख के रील में
कि उसके परिवार के ऊपर पहुंचना कहाँ से सही था बच्चा को। टीचर ना एक गलती किया, आपने उस पर उंगली उठा दिया, उसने लाख अच्छाई करके दिया, तभी एक बार भी नहीं कहने का कि हाँ सर जी ठीक है पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब कहता है बच्चा कि जूता के माला पहनाएंगे हमको मिल जाएगा। तब सुना होगा सबने, ये अभी तक ट्रेंड कर रहा है, टारगेट बोर्ड वाला रील तक ट्रेंड कर रहा है अभी। अब टीचर के प्रति ऐसी नीयत है बच्चे की, वो बच्चा कभी भी आगे जाएगा। हमको इस बात का तकलीफ़ नहीं है कि चलो नहीं फंसा, ठीक है तुम कह देता कि टारगेट बोर्ड से पढ़ा था नहीं फंसा, चलो कोई बात नहीं है। अब भाई 27 लाख सब्सक्राइबर लेकर बैठा है, उसको खैरात में थोड़ी मिला है उसको, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर ला के बैठा है। और आपको पढ़ाने के लिए वो रात भर जगा होगा, मेहनत किया होगा, तब आके बना के वो भी यही बोर्ड पे पढ़ाता है ना। एक थंबनेल बनाने में लगभग 45 मिनट समय लगता है, इतना ध्यान रखना। एक टॉपिक बनाने में कम से कम 15 मिनट एक टॉपिक का समय लगता है। ऐसा कि कहाँ से निकाले, कहाँ से दे, कहाँ गलती होता है ना, हम लोगों से भी होता है शब्दों का गलती। क्यों होता है? अब टारगेट बोर्ड वाले के पास एगो तुम्हारा बैच थोड़ी है, उसके पास तो सब बैच है। अब इन बच्चा से वो समझता नहीं है, तू सब एना ना करिए, सच बता रहा जी। सिलेबस के अंतर्गत ध्यान देना। हाँ, जो चीज़ें मेरे से प्रति से होगा, जितना होगा आपके एग्ज़ाम के लास्ट तक मैं आपके प्रति समर्पित रहूँगा। आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नज़र में मैं क्या हूँ। मेरे नज़र में आप सर्वोपरि रहिएगा, ये भी फिक्स है। जिस दिन मुलाकात होगी सर्वोपरि आपका स्थान उचित दिया जाएगा। इस तरह से कीजिएगा तो कहीं स्थान नहीं दिया जाएगा। हम रास्ते चलते मुंह मोड़ लेंगे, एक बार मुंह मोड़ लिए तो फिर तो जीवन भर मोड़ लिए, ये भी चीज़ें। चलिए अब अपना टॉपिक पर चलते हैं। और इसका कि बताना ज़रूरी था तुम लोगों को कि तुम लोग भी पढ़ रहे हो इस चीज़ में, तुम लोग भी स्टूडेंट हो कि टीचर कोई भी हो, कहीं भी पढ़ो, टीचर के प्रति कभी भी उंगली मत उठाना कि ये चीज़ें है वो चीज़ें है। टीचर बहुत चीज़ त्याग कर टीचर बनता है, अपना हर चीज़ त्याग देता है, तब जाके वो टीचर बनने का सोचता है। चलो मौर्य साम्राज्य में हम लोग देख रहे थे, ये हमारा टॉपिक आ जाता है अशोक के बारे में, महान सम्राट अशोक के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। पहले इनका परिचय के बारे में जान लेते कि अशोक सम्राट थे क्या है कि चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली जो राजा बने वो कौन बने? अशोक बने। अशोक बनकर उभरे। कभी कभी प्रश्न बन जाता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन बना? तो सम्राट अशोक या सीधा अशोक। इनके पिता का नाम जो था वो क्या था? बिंदुसार के बेटे थे सबसे पहला। दूसरा, उनके माता के नाम सुभद्रागी था। क्या था? सुभद्रागी था। ये प्रश्न अभी तक एग्जाम में आपका बना नहीं है। अशोक के माता और पिता का नाम कभी भी आपके एग्जाम में बना नहीं है, अभी तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, ना बने या बने बस जान लेना जरूरी है कि उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रागी था। अशोक के शासनकाल के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार बढ़ा। अशोक का शासनकाल में जितना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बढ़ा था ना, उससे ज़्यादा अशोक अपने शासनकाल में ना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किए थे। यानी कि उस विकास के दौर में वो साम्राज्य को अपना क्या करते चले गए? विकसित करते चले गए। और विकसित करने के लिए ना तभी कलिंग का युद्ध हुआ था। उसी एक क्षेत्र को पाने के लिए कलिंग का युद्ध हुआ था, जो सबसे लास्ट युद्ध था उनका अपने जीवन का। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। ये ध्यान रखना, अशोक सम्राट जी का सबसे लास्ट युद्ध था कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध था। आगे क्या कहते हैं? वो सबसे पराक्रमी शासकों में से एक था। शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, जो भी हो, वो सबसे, मैं पहली बार कह चुका हूँ कि दुश्मनों के नहा धो कर तैयार होकर जाना मतलब अशोक सम्राट के पास जाना। ठीक है, दुश्मनों के लिए वो ऐसे थे। सोचो किस प्रकार, लगभग कलिंग के युद्ध में 1 लाख से ऊपर सैनिक मारे गए थे उनका, अपना कुछ प्रजा मारे गया था उनका, कुछ घायल हुआ था। ये सारा अगला स्लाइड में पढ़ेंगे। अगला स्लाइड में वही है कलिंग का युद्ध है। उसके बाद वो धर्म के प्रचार की तरफ निकल जाते हैं। कलिंग के युद्ध करने के बाद उन्होंने मगध के शासन में कई नई ऊंचाई तक पहुंचाया, पर कलिंग का युद्ध का अंतिम युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत जगह युद्ध करके जीता, और जब कलिंग का युद्ध हुआ, जब कलिंग का युद्ध सामने आया, कल इसका वीडियो दिखा दूंगा कलिंग का युद्ध का, एनिमेशन वाला, स्पेशली कलिंग का युद्ध का दिखा दूंगा कि जब वो सामने आया कलिंग का युद्ध, उसमें भी जीत हासिल की, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठ गया कि जितने भी लोग मारे गए हैं,
जितने भी लोग घायल हुए हैं इसकी वजह कौन है? मैं हूँ। मैं एक क्षेत्र पाने के लिए इतनी लोगों को संकट में डाल दिया, इतने लोगों को मारे गए, इतने लोग घायल हुए। इसी के कारण वो कलिंग के युद्ध के बाद ये अपने जीवन का सारा युद्ध क्या करते हैं? त्याग देते हैं, और त्याग करने के बाद वो धर्म के प्रचार की तरफ निकल जाते हैं। ये इनका परिचय था कि ये सबसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे शक्तिशाली सम्राट बन के सामने आए थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रागी था। और अशोक के शासनकाल में मगध साम्राज्य काफ़ी विस्तार फैला, काफ़ी आज तक हर जगह हर क्षेत्रों में उन्होंने अपनी जगह हासिल की। सबसे पराक्रमी शासकों में से एक थे, और एक कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध छोड़ा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से प्रश्न सबसे पहला प्रश्न बनता है कि प्रश्न ये बनता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व में। यह ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार बन चुका है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर बात करेंगे कि आज के डेट में कलिंग जो स्थित है वो कहाँ पे है? उड़ीसा वाला क्षेत्र में कलिंग स्थित है। ये प्रश्न बनता है कि कलिंग आज के समय में, वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो कलिंग वर्तमान के समय में कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इस क्षेत्र को जीतकर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे। यानी कि जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था, कलिंग वाला क्षेत्र था, ये जीतकर ये अपने साम्राज्य को, यानी कि मौर्य साम्राज्य को पूरा भारत में फैलाने का प्रयास था इनका, कि पूरा इस क्षेत्र को जीत के, इस पर दूसरे का शासन था, तो इस क्षेत्र को जीत के अपने पूरे भारत में फैलाने का विचार था इनका। अब विचार तो था और किया भी इन्होंने। इसकी वजह से उन्होंने दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व भारत में जाने का मार्ग मिलता। यानी कि इस क्षेत्र को जीतना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि उनको दक्षिण भारत जाने में और दक्षिण पूर्व भारत जाने में क्या मिलता? मार्ग, रास्ता मिल जाता। वहाँ पर जाने के लिए इनका रास्ता नहीं था, तो इसीलिए इस चीज़ को अब दक्षिण पूर्व मतलब समझते हो ना, ये वाला मैप, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दक्षिण पूर्व की बात करेगा तो कौन सा वाला बात करेगा? ये वाला हिस्सा बात करेगा, यही वाला करेगा ना, नॉर्थ और साउथ, सॉरी ईस्ट और साउथ वाला इलाका, यही वाला बात करेगा। अब इस क्षेत्र में इनको जाने की जरूरी था क्योंकि इस क्षेत्र में इनका मार्ग जाने का नहीं था। इसीलिए अगर इस क्षेत्र में जाना होता तो उड़ीसा वाला क्षेत्र इनको क्या करना पड़ता? जीतना पड़ता। इसीलिए ये कलिंग का युद्ध इनके जीवन में बहुत बड़ा युद्ध बन के सामने आया। इस वजह से अशोक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किए। इस वजह से क्या कि इनको सिर्फ मार्ग चाहिए था जाने के लिए, और इस क्षेत्र पर और पूरा विस्तार चाहिए था इनको अपना मगध साम्राज्य स्थापित करने के लिए, मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए था? इनको जगह चाहिए था, जाने का रास्ता चाहिए था। लेकिन क्या होता है? लेकिन शब्द बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन शब्द बहुत खतरनाक होता है। इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई। कलिंग का युद्ध इन्होंने जीता तो, पर इतने सारे लोग की मृत्यु होता है, ये देखकर अशोक का मन क्या हो जाएगा? क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इस युद्ध में अशोक जीते, इन्होंने इस युद्ध को जीता, लेकिन इतने सारे लोग जो मरे थे वो देख के इनका क्या हो गया? और इनका मन परिवर्तित हो गया। अब परिवर्तित, जैसे मन परिवर्तित होता है ना, तो आपके दिमाग में कई तरह की बातें चलने लगती है। ठीक है, जब तक युद्ध चला तब तक ये अपनी युद्धों को लड़ते रहे। जब बाद में बैठा तो सिर्फ और सिर्फ कलिंग का युद्ध में एक एनिमेशन वीडियो में देखा था, सिर्फ और सिर्फ अशोक ही बचे हुए थे। उसके बाद इन्होंने तलवार अपनी छोड़ दी और अपनी जो युद्ध करने वाला जो ड्रेस था वो सब हटा के छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद हमें क्या नहीं करना? युद्ध नहीं लड़ना, कोई भी युद्ध हमें नहीं करना। उन्होंने ऐसा लगा कि इतने सारे लोगों की मृत्यु केवल उनके कारण हुई है। किनके कारण हुई है? उनके कारण। अब इनके दिमाग में ये चला कि मुझे ये क्षेत्र नहीं चाहिए था, मतलब कि अगर ये क्षेत्र की दिलचस्पी मेरे अंदर नहीं जगती तो इतने सारे लोग मारे जाते नहीं मारे जाते। अब इनके अंदर बात ये चलना लगा, क्योंकि ये प्रजा के प्रति ना बड़ा ही, इनके लिए प्रजा सबसे बड़ा चीज़ था, इनके लिए इनके अपने लोग सबसे बड़ा प्रिय था, और सबसे खतरनाक इंसान भी यही थे, अशोक। और सोचो, किसी भी बात करें, गुस्सा, शक्तिशाली, पराक्रमी सब था ये इंसान सब था। अब कोई भी इंसान, अगर गुस्सा वाला इंसान एकदम से चुप हो जाए ना, तो सोचना वो शांति के मार्ग पे निकल जाएगा। और कोई इंसान खिसिया एकदम बात बात पर गुस्सा कर रहा है, बात बात पर चिल्ला रहा है, बात बात पर बोल रहा है,
या बात बात पे कोई चीज़ें कर रहा है, अगर जिस दिन उसके मन में बैठ गया ना कि अब ये सब चीज़ें नहीं करना है, तो क्या करेगा वो शांति के मार्ग की ओर निकलना प्रारंभ कर देगा। काहे कि उसके वजह से उसके पीछे की सारी चीज़ें तबाह होती रहती है, उसके गुस्से में सारी चीज़ें क्या होती रहती है, तबाह होती रहती है। इसी कारण अब हुआ क्या, इस युद्ध के बाद से अशोक ने युद्ध करना क्या कर दिए, छोड़ दिए, और इसे अपने जीवन की आखिरी विजय बताया। उन्होंने कहा जब ये युद्ध जीता तो इन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन की क्या थी, आखिरी युद्ध है, इसके बाद मैं एक भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। और इसी कारण ये अपना युद्ध छोड़ते हैं। अब युद्ध छोड़ते हैं, इस युद्ध के बाद अशोक समाज कल्याण में, किस कल्याण में, समाज कल्याण में के कार्यों में लग गए। और इन्होंने किस चीज़ का रचना की, धम्म की रचना की। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि धम्म की रचना किसने की। अब धम्म होता क्या है, इसके बारे में जानोगे। धम्म में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, अच्छा चीज़ें बताई गई थी, समाज कल्याण की तरफ ये निकल गए। अब कलिंग का युद्ध का कहानी क्या था, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, कलिंग का युद्ध अभी वर्तमान में कलिंग कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के क्षेत्र में स्थित है। ये युद्ध इस वजह से हुआ था कि अशोक को, महान सम्राट अशोक को दक्षिण भारत या दक्षिण पूर्व भारत वाला हिस्सा चाहिए था, क्योंकि वो अगर जीतता तो उसके आगे जाने का मार्ग इसे मिल जाता। लेकिन ये युद्ध जीते भी, लेकिन युद्ध जीतने के बाद इनका मन परिवर्तित हो जाता है। इनको ये मन में बैठ जाता है कि जितने सारे लोग मारे गए हैं ये सब मेरी वजह से ही मारे गए हैं। उसके बाद युद्ध जीतने के बाद ये ऐलान करते हैं कि ये मेरे जीवन का क्या था, आखिरी युद्ध था, इसके बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा या नहीं मैं कोई युद्ध लड़ूंगा। उसके बाद ये जैसे ही कलिंग का युद्ध के ऐलान करते हैं, आखिरी युद्ध का, उसके बाद ये समाज कल्याण और धम्म के प्रचार के तरफ निकल जाते हैं। जैसे आगे निकलते हैं तो यहाँ से शुरू होता है अशोक का धम्म, यानी कि धम्म की प्रचार। धर्म की प्रचार में जिसे धम्म कहा गया है। देखो अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, क्या नहीं था, इनका कोई धर्म नहीं था, इसमें कोई धर्म की बातें नहीं की गई थी। इसमें बातें क्या चीज़ की गई थी, बल्कि ये कुछ सामान्य नियमों का क्या था, समूह था। जब भी आपसे प्रश्न बने ना कि अशोक का धर्म था क्या, तो इसमें 4 ऑप्शन देगा, एक हाँ, एक ना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, नहीं वाला हिस्सा होगा, इनमें से कोई नहीं कैसे करे, एक हाँ, एक ना, एक या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नहीं वाला हिस्सा होगा कि अशोक का जो धर्म था वो धर्म का हिसाब से नहीं था, वो कोई धर्म नहीं था, बल्कि कुछ सामान्य नियमों का समूह था। कुछ सामान्य नियम जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, वैसे ही नियमों का समूह एक बनाया गया था। और उस नियमों के समूह में जिसके अनुसार जीने पर एक व्यक्ति संतुष्ट एवं खुशहाल जीवन क्या कर सकता है, जी सकता है। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि जिसके अनुसार, एक सामान्य अनुसार, एक जो अनुसार है वो अपने जीवन को खुशमय एवं संतुष्ट जीवन जी सकता है। अब उसमें क्या क्या था अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, पहले धम्म समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। इसको क्या है कि धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नाम का अधिकारी को नियुक्त किया गया। अब देखो याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है कि धम्म के प्रचार के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो धम्म के प्रचार के लिए महामात नाम अधिकारी को, यानी अगर महामात आ जाए तो महामात लगा देंगे, या महामात नाम के अधिकारी आ जाए तो महामात नाम के अधिकारी वाले को ऑप्शन में लिखेंगे। लेकिन आएगा सिर्फ और सिर्फ महामात, क्या आएगा, महामात ही आएगा कि धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने एक महामात को नियुक्त किया, ठीक है। यह धम्म महामात अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस धम्म का क्या किया, प्रचार कर। जैसे कि कोई धर्म होता है ना, तो लोग प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं, सब जगह जा जा के हर एक इलाका में जा के इसके बारे में बताते हैं, इसके अच्छाइयों को बताते हैं या नहीं बताते। एक जगह इनका प्रचार नहीं हुआ था, सारे जगह हुआ, एक जगह नहीं हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि अशोक के धम्म का प्रचार कहाँ पे नहीं हुआ था। तो कहाँ पे नहीं हुआ था, तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था। कहाँ पे, ब्रिटेन में। ये याद रखना कि अशोक के धम्म का प्रचार जो नहीं हुआ था सब जगह हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ था अशोक जी का धम्म का प्रचार। और इस धम्म के नियमों के अनुसार
जीवन व्यतीत करने की लिए लोगों को क्या किया जाता था, प्रेरित किया जाता था। देखिए कहने का क्या मतलब है कि धम्म, अशोक का धम्म क्या था, धम्म था ये कोई धर्म से रिलेटेड चीज़ें नहीं थी, ये एक सामान्य जीवन जीने का कुछ समूह था, कुछ नियम बनाया गया था जिसके अनुसार व्यक्ति एक संतुष्ट जीवन जी सकता था। क्या कर सकता था, संतुष्ट जीवन जी सकता था। और जैसे संतुष्ट जीवन जीने की बात होगी ना, तो यहाँ पर अलग अलग नियमें बनाई गई थी, ठीक है, और कुछ अधिकारी को नियुक्त किया गया था और अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया था कि आप जाके इस धम्म के बारे में अब लोगों को बताओगे, तब तो पता चलेगा कि इस धम्म में अच्छाई है या बुराई है, ये चीज़ें पता चलेगी ना। अगर लोगों के आप बताओगे ही नहीं कि ये धम्म है क्या, तो लोगों को पता कैसे चलेगा क्या है। अभी तक किसी को पता है ये धम्म क्या है, इसमें क्या चीज़ें बताई गई है? अरे तुम पढ़ ली हो तब तो पता है, आगे वाला पढ़ के आते हो तब ना पता है। ऐसे जो नहीं पढ़ा है किसी को पता है इसमें क्या है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी तक पता बताया ही नहीं गया है। तो इसी प्रकार क्या होगा, जब आगे वाला अधिकारी को जो नियुक्त किया गया उस सबको बताया गया, आप अलग अलग क्षेत्रों में जाइए, इस धम्म के बारे में बताइए कि इस धम्म में नियम क्या है, इसमें कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई है। लोगों को प्रेरित कीजिए कि इस धम्म के नियमों के अनुसार चले, क्योंकि ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर सब कोई कर सकता है, सब अपने जीवन में लागू इस नियमों को कर सकता है और सबको इस नियमों को लागू करना ही चाहिए। और जैसा नियम है इसको आज भी अपने जीवन में लागू करके रखना चाहिए कि अशोक के धम्म के बारे में। अब ये नियम क्या था देखना, अब इनका विचार क्या था, इनके द्वारा लिखा गया था। पहला, अपने से बड़ों को क्या करना, सम्मान करना, यानी कि जो भी आपसे बड़े लोग हैं उसको क्या करना, सम्मान करना, सम्मान देना। आजकल ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, आज के जनरेशन में ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। बात है वही कि भाई मैं बड़ा हूँ, मेरे जनरेशन वाला छोटा है, वो कुर्सी पर बैठा है, मैं पीछे से आऊँ तो वो पूछेगा, उठेगा नहीं, वो पूछेगा कि हो बैठबा, तो हाँ बैठबो, तो जा ना, वो कुर्सियाँ खाली हो लेना बा उठा के। ये हो गया क्या, बड़ों के प्रति आदर अभी नहीं है, सच बता रहा हूँ, यही चीज़ें चल रही है। अब मेरे नीचे वाले जनरेशन की बात करता हूँ, मेरे नीचे वाले जनरेशन, हम लोग तो अभी भी खड़ा हो जाते हैं, बड़ा बुजुर्ग जो भी आता है तो पहले कुर्सी छोड़ देते हैं कि भाई उनका जो औकात है, रियली बता रहा हूँ, उनका जो औकात है तो तुम्हारा अभी नहीं है, चाहे तुम कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाओ। बड़ा का जो औकात होता है, मेरे से ज़्यादा दुनिया बड़ा वाला लोग देखे हैं, ज़्यादा अनुभव है उसके पास, अगर उसने तुम्हें बनाया तो 2 मिनट में बिगाड़ देगा, बिगाड़ने में समय थोड़ी लगेगा उसको। आपसे बड़े जो व्यक्ति है उसको बिगाड़ने में समय लगेगा, 2 सेकंड का काम है। तो जब वो इंसान हमें इज्जत दे रहा है तो हम काहे नहीं दें। लेकिन नीचे वाला जनरेशन के पास ये नहीं है, नीचे वाला जनरेशन में क्या है पता है, ईगो ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है। घमंड मतलब एटीट्यूड, जो इंग्लिश भाषा में कहते हैं ना, वो बड़ा ज़्यादा है। अब किसका, दास, दास कहते हैं लड़का को, यानी कि पहले जो लड़का किसी भी अथी में काम, राजा के अथी महल में काम करता था ना, उसको दास कहते थे। लड़का की जाति को दास कहा जाता था, वहाँ के नौकरों को, और लड़की जाति को दासी कहा जाता था, वहाँ की नौकरानी को। ठीक है, समझ में आया? तो वही चीज़ है, अभी के जनरेशन में घमंड है, बहुत है। देखो घमंड ईगो हमनियों में है, लेकिन कहाँ दिखाना है वो हमको पता है। हमारा जीवन में एक ही चीज़ है, गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। आप हमें आदर कीजिएगा तो हम आपको आदर करेंगे, आप जैसे तू पर पहुँचिएगा तो हम तो पूरा खानदान पर पहुँच जाएंगे, सेकेंडों नहीं लगेगा। मेरे जीवन का एक ही मंत्र है, गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। अगर सामने वाला इज्जत दे रहे हैं, हाँ आप मेरे से बड़े हैं, अगर आप तू करके बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, आपका उतना हक है, आप कीजिए, आप बेहतर से कीजिए। और छोटका आगे तू करेगा तो मुंह कंटर होने में समय थोड़ी लगेगा। अब कोई बाहरी आके फ़ोन करे, हम उसको आप कह रहे हैं, जी जी कह रहे हैं, वो तू पर पहुंच जाए तो हमको तू पर पहुंचने में सेकंडों भर लगेगा। आए, जब तुम्हारे सामने मेरा सम्मान नहीं है तो हमारे सामने में तुम्हारा क्या सम्मान है, संभव है? तो ये चीज़ें अभी के समय के बच्चा के ना ईगो ज़्यादा है, वो सोचता है ना कि जे चीज़ कर लेंगे हम कर लेंगे, कुछ ना कर पाएगा तू भाई। अभी के दुनिया जैसा है, कुछ नहीं कर पाएगा। अभी के दुनिया में तो, अभी के जनरेशन में जितना चीज़ें
टेक्नोलॉजी से, तकनीक से लेके आगे तक जिसका दिया गया है उसका तो फ़ायदा उठा ले, या तो फ़ायदा उठा के पढ़ लो, या कोई जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में काम कर लो। 2 दिन करेगा, तीसरा दिन कहेगा बहुत कर लिए, अब नहीं होगा मेरे से। तो संभव ही नहीं है कुछ कर पाओगे। संभव है? नहीं संभव है। अभी लाल पियर हरियर में बउआएगा कि ज़िंदगी लाल पियर कुछ दिन के बाद बन जाएगा। सक्षम है, ये चीज़ें होती है, बहुत अनुभव है, इसीलिए बता रहा हूँ। ज़िंदगी बर्बाद होने में सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। मानसिक प्रेशर बच्चा झेल नहीं पाता है। अभी के जनरेशन की आदत है कि उसको प्रेशर झेलने की शक्ति ये नहीं है। कहाँ से होगा भाई? तू अपना घमंड में बैठल रहेगा। अभी जितना कांड देखते हो ना, फांसी लगाया कोई मर गया, ये चीज़ें करके कोई मर गया, ये जहर खा के कोई मर गया, ये सब कौन है? नया जनरेशन वाला है। पुरनका जनरेशन वाला के किसी के क्षमता है कि इसे फांसी लगा के मर जाए? संभव ही नहीं है। अब इस जनरेशन कर क्या रहा है? क्योंकि उसके अंदर ईगो है। उसको लगता क्या है कि उसके जाने के बाद हमारा घरवा नहीं संभलेगा, 10 दिन के बाद याद ना करेगा कोनो, खाली पर्व त्योहारों में तुमको याद किया जाएगा। इस जनरेशन का कहानी है। हम अपने जनरेशन में, जो हम लोग का जनरेशन है, उस जनरेशन में आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं सुना हो कि कोई फांसी लगा के केकरो लेल मर गए हो, कोई जहर खा के मर गया हो। ऐसा सिस्टम है नहीं है हम लोग का जनरेशन में। हमको पता है कि कैसे झेलना है। तू रहबे तो बाबा, न रहबे तो बाबा, क्लियर टू कट बात है। और तोरा फांसी लगा ले रे? हमार घर के गार्जियन बाप मदारी ना है, समझ ले। सिखा दी छू अभी के जनरेशन में से, झेले के आदत सीखो, ठीक है। देखो, अपनों से प्रति क्या करना? बड़े को सम्मान देना, दास और सेवकों के प्रति दयावान होना। और क्या होना? दयावान होना। यानी कि जो दास है, जैसे कोई क्या होता था ना, राजा अपने नौकरों के ऊपर वर्चस्व चलाता था, बल चलाता था कि उसको प्रताड़ित करना, सजा देना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनके में बताया गया था कि जो भी जहाँ का भी राजा हो, वो अपने दासों के प्रति क्या हो? एकदम सम्मानजनक हो, कि उसको अगर गलती भी होती है तो उसको माफ़ किया जा सकता है, अगला बेर वो दोहराए नहीं। क्या नहीं करे? उसको दोहराए नहीं। ये चीज़ें थी। दूसरा, तीसरा अहिंसा। वही तो बता रहा हूँ, सुन तो ले। अहिंसा मतलब कहीं पर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, तो इसके आगे तो समझो ना भाई। अहिंसा का मतलब ये होता है कि कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बातचीत नहीं, शांति माहौल में अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ कह दे रहा है तो आप बर्दाश्त कीजिए। आप तब तक बर्दाश्त कीजिए जब तक आपसे हो रहा है। नहीं हो रहा है बर्दाश्त, जिस समय नहीं हो रहा है खानदान उजाड़ दीजिए। अब देखिए, श्री कृष्ण भी शिशुपाल का 99 गाली बर्दाश्त किया था ना। भगवान होके बर्दाश्त किए थे। कहे थे उनको कि मैं तुम्हारा 99 गाली बर्दाश्त करूंगा, 100वां गाली मेरे से भी बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब भगवान होकर 99 गाली बर्दाश्त करते तो हम इंसान है ना, हम 101 गो कर लेंगे, लेकिन 102 में खानदान उजाड़ देंगे। अब कहावत है, देखो कहावत क्या है ना, किसी को इतना डराइए कि चल जाए, और किसी को इतना मत डरा दीजिए कि उसके अंदर के डरवे खत्म हो जाए, है ना। जैसे कि हम तुम लोग को रोज डराएं, रोज धमकाएं, तो क्या होगा? तुम लोग के दिमाग में एक समय बैठ जाएगा, ये सर जी के तो रोज के काम आते हैं, ये बतवा कहते हैं, चल जाते हैं। हमारा इज्जत पैर के नीचे, माटी में ना। तो यही चीज़ होती है, समझा। अहिंसा मतलब होता है लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ी नहीं करना, किसी से बाताबाती नहीं करना। हाँ, कर रहा है, दे रहा है, सुनते रहो। जितना बर्दाश्त हो रहा है सुनते रहो। जखनी बर्दाश्त मार जा पर सीधे एक के बेर मुँह पर, एक के बेर। दूसर का मारने का नौबत नहीं, दूसर का मारना ही नहीं है, एक के बेर मारना है कि उसके बाद वो जीवन भर कहियो ना बोले। 1 मिनट में उसका पूरे बंद हो जाए, 1 मिनट बोलिए ना पाए जीवन भर। तो ये चीज़ें, लेकिन पहले बर्दाश्त करने चीज़ों का सीखना चाहिए। क्या पता कि वो एक समय के बाद छोड़ दे, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि अगला व्यक्ति का नुकसान भी ना होना चाहिए। ये चीज़ें भी दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। अगर नहीं रख पाते हो, अभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो वो लड़ाई क्या हो जाएगा? बड़े में फैल जाएगा। तो ज़्यादा दूर में फैलेगा तो ज़्यादा दूर नाम होगा, तुम भी आ जाओगे लड़ाई वाले में गिनती, उवारू कैटेगरी में, लफुआ में,
ये सब में गिनती आ जाओगे। इससे अच्छा है, इससे बचने के लिए आप शांति से सुनिए, निश्चिंत से सुनिए, जब तक बर्दाश्त हो रहा है सुनिए, नहीं हो रहा है उसके बाद देखा जाएगा। चलो अगला क्या है, सभी धर्मों का क्या करना, सम्मान करना। इनका अगला बताया गया था कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी लोग जिस जिस धर्म में रहते हैं, वो सभी धर्मों का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और इज्जत होना चाहिए। क्योंकि इस धर्म में ये नहीं बताया गया था, आप धर्म कोई धर्म नहीं था, धर्म एक विचार था, एक धर्म एक विचार ये था कि हर व्यक्ति इस चीज़ों को लेके चल सकता है और आपका जीवन एक सम्मानजनक, एक अच्छे से आप बिता सकते हैं। ये सारा चीज़ लागू करो ना, ये चीज़ें लागू नहीं होती है इस जनरेशन में। आज के डेट में दास और सेवकों के प्रति दयावान होना ये भी लागू नहीं होता है। 6,000 के नौकरी में कोनो दुकान वाला रख लेता है, ओकरा ऊपर बल चलाता है। उसको ये पता नहीं है कि जिस दिन वो हट जाएगा ना, बेचैन हो जाएगा तू, कि अपने हाथ आटा चावल दाल तौलना पड़ेगा। काउंटर पर बैठ के जिससे काम करवा रहे हो, पहले तो उसको सम्मान देना सीखो कि जिस दिन अगर वो हटा, उस दिन 5 दिन तक बेचैन होगे और छठा दिन दूसरा कोई आएगा, अगर उसको वो आके भड़का दिया कि ऐसे करता है तो वो भी गया ना। तो ये भी इस जनरेशन में नहीं है। अहिंसा यानी कि हिंसा तो कूट कूट के भरा है इस जनरेशन में। 2-2 मिनट में लड़ाई, हाथ में कुछ धरा देता, हाथ थरथरा जाए। अब अच्छी पर क्या बोलते हैं, स्टोरी पर लगाता है, दबदबा है, दबदबा रहेगा वाला गाना, माहौल बदलने वाला है। अरे 5 गो लोग तोरा न जनता है, तू माहौल बदल देवे है ना। अब व्हाट्सएप पर लड़ाई करता है कि हम तोरा देख लेंगे, हम तोरा ई कर लेंगे, हम तोरा ऊ कर लेंगे। सामने जाता है कुछ नहीं होता है, शरीर कांपने लगता है। तो इससे अच्छा है कि ये सब चीज़ों से क्या रहें, दूर रहें, अलग रहें। तो ये भी अभी इस जनरेशन में नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान ये भी इस जनरेशन में नहीं है। सब अपने अपने जाति, अपने अपने धर्मों में बट गए हैं, ठीक है। और सब अपने अपने जाति है, सब अपने अपने धर्मों में बट गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने अपने धर्मों के लिए लड़ रहे हैं। अब अगला जो धर्म वाला व्यक्ति है, 1 सेकंड के लिए मानो कल हो के मुसीबत में हो, दूसरे धर्म का व्यक्ति तुम्हारे से गुजर रहा हो, तुम भी बिहार से, वो भी बिहार से, तू भी सीतामढ़ी, वो भी सीतामढ़ी से, तू भी बरगिनिया, वो भी बरगिनिया से, लेकिन वो धर्म दूसरा है। अगर वो तुमको बचाने जाएगा तो तुम क्या कहोगे कि नहीं बचाओ? कहोगे? नहीं कहोगे। काहे नहीं कहोगे? काहे कि वहाँ पर तुमको फायदा है कि तुम्हारा जान वो बचाएगा। वहाँ धर्म नहीं आता। धर्म आता है लड़ाई में, धर्म आता है चीज़ों को क्या करने में, भड़काने में, कि वो धर्म के है तो हम कैसे बैठे, वो धर्म के है तो हम कैसे ओकरा साथे खाएं, वो धर्म के है तो हम कैसे ओकरा साथे जाएं। ये चीज़ आता है। तो ये भी सम्मान आज के डेट में नहीं होता है। विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, ये भी आज के डेट में नहीं हो रहा है। विद्वान और ब्राह्मणों का सम्मान आज के डेट में नहीं हो रहा है। अब लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर खेल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनके नाम पर वो कौन व्यक्ति थे, वो संविधान निर्माता है। आज आप उन्हीं के बनाए हुए चीज़ों पर, चाहे हम ही उन्हीं के बनाए हुए चीज़ों पर चल रहे हैं, सारा वही नियमों को पालन कर रहा है। कभी किसी को देखे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कोई गलत टिप्पणी किया हो? हमारे मुंह से कभी सुने? नहीं। हम जब भी बोलते हैं तो भीमराव अम्बेडकर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, कि उनके नाम के पहले इज्जत लगा दिया जाता है, क्या कि हमें पता है कि उनका जगह कहाँ है। अब उनके नाम पर लोग खेल के उनके नामों पर मजाक बनवा रहे हैं। ये चीज़ें सही है? नहीं है। आज ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठ रहा है ना, उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? कितना तक उठेगा? भाई निर्माता है, इसको टेंशन नहीं है। ये इसको टेंशन इसलिए नहीं है कि ये सब चीज़ जानता है। तुम एक नियम को छीनोगे, इसके पास 50 नियम बनाने वाला ये खुद है, ये खुद बना देगा। आज ब्राह्मणों पर सवाल उठाते हो, घर में शादी होगा तो ब्राह्मणे से करवाओगे कि दूसरा कोई आएगा? दूसरा कोई आएगा, दूसरा की बातें करोगे तो कहेगा गांव के लोग कि शुद्ध नहीं हुआ। अगर घर में मान लो कि कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, तभी ब्राह्मणों को भोजन पहले खिलाया जाता है, तब गांव वाले और घर वालों को खिलाया जाता है। खिलाया जाता है क्यों? क्योंकि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो, खिलाया जाता है ना। तो इसको टेंशन थोड़ी है, टेंशन आपको होना चाहिए
ये चीज़ें हैं। तो धर्म से निकल कर एकदम से अपने व्यक्तिगत अपना व्यक्ति चीज़ें जो है उस चीज़ों में आदमी को रहना। देखो, अपने से छोटे के साथ प्रेम पूर्वक का व्यवहार करना चाहिए। ये चीज़ें बताता हूँ, अपने छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और छोटका लतखोर हो तो अरे मैं तो व्यवहार करूँगा ही ना, मेरे में कमी थोड़ी है। मैं उसको कहूँगा ठीक है ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है, ये करो वो करो वो करो। जैसे हमें कलेक्टर बनना था, ठीक है, मन था, ये वो सपना था। अब मैं छोटका के जाके कहूँगा ना तो हमको अभी के जनरेशन में लेके बजवा क्या देगा, तो तू काहे ना बन ले, ये जवाब देगा। अब ऐसा व्यक्ति जो कह दिया पलट के जवाब दे दिया, उसके प्रति सम्मान कहाँ से आएगा? कोई व्यक्ति सम्मान देगा? नहीं देगा। अब वो हमारे ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया कि तुम काहे नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इनमें बताया क्या गया था कि अपने छोटों के साथ प्रेम पूर्वक क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। जो आपके छोटे हैं तो जो इज्जत देता है वो इज्जत पाता है। आज के डेट में भी छोटा अगर इज्जत देता है, छोटा इज्जत पाता है। छोटा अगर इज्जत नहीं देगा, छोटा इज्जत नहीं पाएगा, चाहे अपना घर का छोटा बच्चा हो या दूसरे घर का छोटा बच्चा हो। ठीक है। अब ये चीज़ें, अगला, पाप रहित जीवन को क्या करना, व्यतीत करना, यानी कि जिसमें पाप ना हो। जानवरों उनवरों को नहीं मारो। ये अरे तो क्या लिखूं भाई, इतना है समझो ना। ये सारा टॉपिक इतना ही तुम्हारा मेन टॉपिक है धर्म का भाई। तुमसे 2 को ज़्यादा ऐड कर दिया हूँ तुम में। इस वाले 12th वाले में तो मैं इतना ऐड नहीं किया था। सबसे पहला चीज़, अब इतना से समझो ना। अगर इतना से अगर दीर्घ उत्तरीय में दे दिया तो 5 के 5 लेके आओगे ना, इतना ही में, ज़्यादा की संभावना नहीं है। इतना में तुम 5 के 5 तुम्हारा मिल जाएगा। अब आगे तुम जाने की इच्छा कर रहे हो तो परेशान मत होना, हम आगे लेके जाएंगे। अभी है ना, अभी इसका है कुछ, अभी लेख में भी कुछ आएगा इसका, परेशान ना हो। टॉपिक कहीं से भी कोई भी मिस नहीं किया जाएगा। इनका हर चीज़ अभी अशोक का एक एक पॉइंट अभी मेरे पास है। चमन ले अनिल, जे इज्जत समझेली उसे इज्जत करिए। तीसरा क्या है, दान करना, यानी कि दान देना चाहिए लोगों को और बढ़िया अच्छे तरीके से दान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटा छोटा बच्चा नहीं आता है, मांगने लगता है अतिथि। अभी अपना इधर कम समय, दिल्ली उल्ली साइड में जाओगे तो बहुत मिल जाएगा मेट्रो स्टेशन पे, छोटा छोटा बच्चा आएगा। अब ऐसा स्थिति में आता है ना कि तुमको खुद शर्म लग जाएगा, देना पड़ जाएगा। है जेब में से जय को पैसा निकल जाए तो हाथ में धरा दीजिए। ये सब चीज़ में मेरे हिसाब से कमी नहीं है। दान देने में कहीं से कोई कटौती नहीं है। अब मैं तुम लोगों को कह दूं, जिसके पास है उसके पास काहे दिया जाए। हमें पता है ना कि है कि नहीं है। दान गरीबों को दिया जाता है। गरीबों का नहीं, गरीबों से भी नीचे व्यक्ति आता है, जिसके रहने के लिए जगह नहीं है, उसको दिया जाता है। अब थोड़ा दी दान हम, हाँ संभव है नहीं है। अब देखो ना, दान देने के चक्कर में खान सर हॉस्पिटल खोले, 10 रुपया 50 रुपया में अल्ट्रासाउंड ये सब एक्सरे का, आज उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं हो रहा है, रिपोर्ट शायद टाइम पर नहीं दे रहा है। अरे खुद किस्मत बना के वो आदमी करके दिए हैं। ये बड़ा इतना बड़का डॉक्टर माफिया, हॉस्पिटल माफिया के बीच में एक व्यक्ति आया है कि जो तुम्हें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है कम में। अब वो इंसान को डिमोटिवेट होगा कि अगर जनता के लिए मैं इतना कर रहा हूँ और जनता मेरी चीज़ों को समझ नहीं रहा है। इसमें खान सर का क्या गलती है? डॉक्टर खान सर है। अब 4 दिन बाद रिपोर्ट मिला तो क्या दिक्कत है भाई? वही है, वहाँ पर एक पारस हॉस्पिटल है, खुल के बोलता हूँ। आदमी को मरा हुआ आदमी को वेंटिलेटर पर लेटा के रखता है। अब 5 दिन का पैसा उसीलता है, तब जाके उसको छोड़ता है। 5 दिन मरा हुआ आदमी को रखता है, तो उसके ऊपर आरोप नहीं लगा है कि वहाँ पर पैसा लग रहा है। ये बिहार में ना बउआ, एक चीज़ याद रखना, फ्री वाला चीज़ें करने जाओगे ना तो इज्जत नहीं दिया जाएगा। पैसा वाला चीज़ें करोगे ना तो तुमको इज्जत मिलेगा, चाहे तुम गलत कर रहे हो काहे। तो ये चीज़ अब देखो, एलिगेशन भी ऐसा लगता है जो इंसान चाह कर भी आगे कुछ नहीं कर सकता है। तीसरा, जन्म, मृत्यु, विवाह, व्रत आदि जैसे रीति रिवाजों को त्याग कर प्रेम दान दिया, दया जैसे रीति रिवाजों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
क्या क्या कहा है रे? जन्म मृत्यु विवाह व्रत आदि जैसे रीति रिवाजों को त्याग कर, हाँ सही लिखा है, प्रेम दान दया, प्रेम दान आया ना, प्रेम का दान दे दे जमीलवा। बलिदान नहीं होता है बलिदान थोड़ी होता है, दान होता है रे। बलिदान मतलब समझ रहे हो क्या होता है वो? यानी कि जो जन्म मृत्यु ये सब चीज़ें विवाह जो रीति रिवाज है ना, अब इनका कहने का मतलब क्या है ना, अब सुनो, अब इनका लाइन कहने का मेरा मतलब है कि ये सब चीज़ों में ना ज़्यादा लोग फंसते जा रहे हैं। और विवाह में इतना बड़ा चीज़ें हो रही है, बड़ा बड़ा टेंट लग रहा है, बड़ा बड़ा ओरिजिनल डीजे आ रहा है, सार्पी आ रहा है, खाने के लिए व्यवस्था 8-8 रंग के मिठाई कराया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, ये सब चीज़ें तामझाम किया जा रहा है। एक रात के लिए 5-7 लाख रुपया खर्चा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ये सब फालतू चीज़ें हैं, सबसे पहले फालतू चीज़ें हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ें सच में फालतू है। अब उसमें किस चीज़ में बदल दिया जाए? प्रेम दान में बदल दिया जाए, यानी कि प्रेम विवाह में। हाँ, तो प्रेम विवाह कर भी तो नहीं सकते हो। प्रेम विवाह करना मतलब पिताजी के मुंह में हाथ डालना, सीधा बात है। जैसे कल मैं 10th वाला के ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, तो उसमें वो मामा मामा कह के मैं एक रील बनाया था। अति शेर आता तो मामा मामा कहते मामा हो न खैया, मामा हो न खैया। केना न केना कल हमारे मम्मी सुन ली टीवी पर, जाते अंदर घुसते कहते कह रही है भूगोल पढ़ावे छे तू? हम कहली हाँ, तो भूगोल में मामा का जिक्र कहाँ है? हम कहली पढ़ावे का तरीका है, बच्चा के समझाने का तरीका है। तब समझाने का तरीका है क्या मतलब कि हमारा भाई ही आएगा तो और चाचा ना आ सके था? यानी कि चाचा के ऊपर बोली तो कोई दिक्कत ना, मामा के ऊपर बोल दी तो गलत। वो भी अपना मामा नहीं है, मेरा अपना मामा नहीं है, चचेरा मामा है। तो हमारे भाई के ऊपर तू काहे कहले? हमें टेंशन ना ले, बिहानो कहबो, बिहानो तू देख लिए। अब ये चीज़ें हैं। यहाँ पर क्या था कि प्रेम दान जैसे रीति रिवाजों का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो उस चीज़ों में क्या होता है ना, खर्चे कम लगते हैं, चीज़ें कम होती है। प्रेम विवाह में खर्चा कहाँ है? 50 रुपया का माला, 2 रुपया का सिंदूर, 51 रुपया के पंडित जी, चलो 501 रुपया के पंडित जी, एगो मंदिर बस। और लड़की तो अपन कपड़ा पहन के आवे करेगा, जे पहन के आएगा भाई बच्चा, लड़का बात अपन आवे करेगा, जे पहन के पैजामा पहन के, टी शर्ट पहन के, शेरवानी तो नहीं आएगा पहन के, आएगा तो पहले मुंह फुला दिया जाएगा रोडे पर कहीं ना कहीं। इससे अच्छा है नहीं तो ज़्यादा खींच है तो कोर्ट में जाइए, साइन करिए, 2 गवाह लेके जाइए। गवाह लड़का के मिल जाता है, दोस्तवा कहाँ जाएगा? वो बेचारा पहुँच जाता है, बेचारा सबसे पहले होगा बियाह करे के ओकरा से पहले वो कोर्ट में हाजिर रहता है कि यार हम पहुँचल छी। तो ये चीज़ें में पैसा कम खर्चा होता है, 10-11 रुपया 5 रुपया में पंडित जी लगा के 1000 तक जाते जाते ब्याह संपन्न। अब एना में तिलक उलक ये सब चीज़ें हैं, अब लेना ना, जिसे तोर ब्याह हो तो ये पॉइंट वाला बात कहा है, ये से ज़्यादा अगुआ खा जाता है दोनों। तो अब अगुआ वाला में सिस्टम बड़ा ख़राब है। ये वो लेके आएगा तो जो भी व्यक्ति आएगा उसको भी नाश्ता कराना होगा, और मान लो वो फिक्स नहीं हुआ तो चलो ये भी नाश्ता गया। फिर दूसरा दिन लेके आएगा, फिर उसको नाश्ता कराना होगा, फिर वो फिक्स नहीं हुआ तो फिर, यानी कि इसमें फ़ायदा उठाता है अगुआ वाला, रोज़ खा रहा है, रोज़ बैठ रहा है कि ना। और सबको अगुआ जो लेके आता है सबको बेहतर बताता है, किसी को कमी नहीं बताता। दूसरा का जब तक ना है तब तक बेहतर बताता है। जैसे दूसरा का हाँ ये लड़किया में तो क्या कमी रहा, लेकिन ये में तो को कमी ना हो। ये अभी गांव की सच्चाई है या नहीं? शादी करने जाइए बिना दहेज के जाइए, 20-25 को बाराती लेके जाइए, 30 को बहुत हो गया, 30 को बहुत हो गया, अरे 75 को तो हमारा अपने दोस्त है। बाराती 20-30 को लेके जाइए, आराम से जाइए, ब्याह कीजिए, घरे आइए, घर पे भोज कर दीजिए भाई, क्या जाना लड़की वाला के परेशान करने, कौन ज़रूरी है? हम तो ऐसे ही करे। हमारा ब्याह भेलो ना, कहीं किस्मत से ब्याह हमार हो गया तो हम वीडियोग्राफियो ना बनाबो, इहो लिख के दै छियै सारा। हाँ अपना मोबाइल से वीडियोग्राफी करबो। अब वो सीन कौन देखे जैसे जीवन बर्बाद होने वाला है बार बार, ये भी चीज़ है। तो इसी के लिए क्या नहीं करना है,
याद रहेगा किसी दिन हमारे जीवन बर्बाद हुआ। देखो, मेहरारू के बर्थडे और शादी के दिन ये इंसान कभी नहीं भूल सकता है, क्या कि भूल जाएगा तो तुम्हारा ज़िंदगी भुला देगा अगला इंसान। तो इसीलिए ये दो चीज़ें कभी इंसान भूलता नहीं है। वो जैसा बर्थडे होता है ना, 5 दिन पहले से उड़ते रहता है कि हाँ ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है, और वो डेट के 12 बजे तरह मैसेज चल जाएगा, चाहे 9 गेले 12:01 भेला हो तो 3 मिनट बनाए तो सेकेंड भर में। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, बहुत बकवास कर लिया तो सब। समय समय पर अपने अंदर झांकना और अपने बुरे कार्यों और आदतों को देखकर उनमें क्या करना, सुधार करना। यानी कि समय समय के अंदर इनका कहने का मतलब है कि अपने अंदर झांकिए, अपने जितने भी बुरे कार्य हैं, जितने भी खराब काम आप किए हैं उसको देखिए और उसको सुधारने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। अब हमनी के अंदर ये होता है, हम जब सुधारने जाते थे पता चलता कि बुरा काम ही नहीं था, रहबो करता तो यो कहता है मन में कि न रहा हुआ झूठो के तू परेशान मिल, लेकिन फिर मन में फिर दिमाग में कहता है ए सही में गड़बड़ कर ले छे। यहाँ पे फेफड़ावा कहता है कि नहीं किया है, अब मन कहता है किया है। इसमें किसका माने अनिल? फेफड़ा के मान गए तो जीवन तबाह हो गए लोग। मन के मानो, दिमाग से काम करो, इससे काम नहीं होता है। ये तुम्हें सांस लेने में मदद करेगा और किसी दिन सांस छोड़वाने में मदद करेगा। ठीक है, इसका 2 ही काम है, सांस लेना, सांस छोड़वाना। कोनो दिन ऐसा भयानक सुनेगा कि हार्ट अटैक आ जाता हो एकदम साफ छितरा जाएगा तई के देर में, समझ ले जमीन। देखो इसमें क्या था, इनके बारे में अपने बड़ों के प्रति सम्मान करना, दास और सेवकों के प्रति दयावान रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सभी धर्मों का क्या करना, सम्मान करना, और विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान करना, अपने छोटों के साथ प्रेम पूर्वक से बातें करना, पाप रहित जीवन को व्यतीत करना, दान करना, जन्म मृत्यु विवाह आदि ये सब चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों को, रीति रिवाजों को त्याग कर प्रेम दान दया ये सब चीज़ों को, रीति रिवाजों का क्या करना, पालन करना। और उसके बाद समय समय पर अपने अंदर जो गलतियाँ आपने किए हैं उसको देखिए और सुधारने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। समझ में आया? आई एम फूल लगा के लाइल छियो चारों तरफ और हाउल के। आइए, अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसी पत्थर, मिट्टी के बर्तन या धातु पर खुदे हुए लेखों को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि माना कि ये क्या है? अब्तल दर्पण ये क्या है? जग है, यानी कि मग है, अपनी भाषा में कहे तो मग। अब देखो ये बर्तन है, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझो पहले। ये क्या है? बर्तन है। ये दिस कॉल्ड इज बर्तन। अब ये जो बर्तन है, अब अभिलेख को किस प्रकार लिखा जाता था? अब इसी पर ना क्या होगा, मान लो कि ये कोई पत्थर की बर्तन है, थोड़ा देर के लिए समझ लो, पत्थर की बर्तन है, या पत्थर को या किसी भी लोहा हुआ का बर्तन हो, ठीक है। अब इस पर जो क्या, इस पर तो ऐसे लिखाएगा नहीं, कलम से तो लिखाएगा नहीं, इसको खोदा जाएगा। क्या किया जाएगा? खोदा जाएगा। इस प्रकार से अगर मान लो कि ऐसे लिखना है, क्या लिखूं? अपना नाम, ऐसे 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 क्या किया जाएगा? खोदा जाएगा इसको। अच्छा, बर्तन पर जो नाम लिखा रहता है, हाँ ऐसे ऐसे खोदा जाता है रे बुआ। ए अब इतना न लिखा तू हमरा से। हाँ हो गया। इसी तरह से बर्तनों को खोद कर क्या किया जाता था? नाम को लिखा जाता था, चाहे वो बर्तन जिस चीज़ का बर्तन हो या पत्थर धातु हो या कोई भी चीज़ हो। इसी तरह से क्या किया जाता था? लिखा जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। और याद रखना, अशोक, महान सम्राट अशोक का अभिलेख बहुत प्रसिद्ध था, शिलालेख बहुत प्रसिद्ध था। हाँ, अभिलेख का आविष्कार वही किया था। ये आगे से पढ़ के आता है किताबा में से। सोच न भागई तो आगे नहीं भागे। देखो क्या कह रहा है।
देखो, अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने अनेकों अभिलेखों की रचना की। ठीक है, इन अभिलेखों के अंदर अशोक द्वारा किए गए कार्यों, विजयों एवं अन्य उपलब्धियों का क्या किया, जिक्र किया गया। इनमें जितने भी इन्होंने कार्य किया है, इन्होंने चीज़ों को जीता, मान ली युद्ध हो चाहे कोई भी चीज़ हो, ये सारे के सारे इन्होंने अपने अभिलेखों में लिख के रखे थे। कहाँ लिख के रखे थे? अभिलेखों में लिख के रखे थे। इन अभिलेखों में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि अशोक के अभिलेख में कौन से लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के अभिलेखों का मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। बृहत शिलालेख यानी कि बड़ा सा, लघु शिलालेख यानी कि छोटा सा, स्तंभ शिलालेख यानी कि पिलर पर, और स्तंभ इनका बड़ा महत्वपूर्ण था। शिलालेख स्तंभ वाला इनका महत्वपूर्ण था। गुफा लेख यानी कि गुफाओं में। इन अभिलेखों द्वारा मुख्य रूप से धम्म का क्या किया गया, प्रचार किया गया था। इन्हीं अभिलेखों द्वारा धम्म का क्या किया गया था, प्रचार किया गया था। आगे क्या कह रहा है, अशोक द्वारा बनवाए गए अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में थे। किस लिपि में थे? याद रखना, अशोक द्वारा बनवाए गए अधिकतर, जैसे आ जाएगा ना, अधिकतर शब्द का जैसे प्रयोग किया जाएगा तो कहना क्या, किस लिपि में था? ब्राह्मणी लिपि में था। और इस लाइन को तुम पहले पढ़ चुके हो। इस ब्राह्मणी लिपि का अर्थ जेम्स प्रिंसप द्वारा 1838 में 30 था कि 38 था? 30 था, तो 30 होगा। 30 में क्या किया गया था, निकाला गया था, 30 ही होगा। उसमें 30 था तो 30 ही होगा। ठीक है। पाली का जिक्र किया गया था। अच्छा, अभी पाली वाला बाकी है भाई, इतना काहे हड़बड़ा रहे हो? अभी अशोक का बहुत बाकी है चीज़, अभी बहुत चीज़ बाकी है अशोक का। काहे टेंशन ले रहे हो भाई? मैं एक को वो पॉइंट तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा। अभी थ्योरी अभी है तुम्हारे पास, अभी पढ़ा है। अब एक के दिन में थोड़ी, हल्का हल्का खाओ ना, टिका। वैसे भी सिलेबस इतिहास का धीरे ही अच्छा, ये बताओ हमको, ज्योग्राफी में क्या है, क्या चल रहा है? चौथा चल रहा है, तीसरा समाप्त है, चौथा खत्म है या चौथा चल रहा है? चल रहा है। चौथा जब चल रहा है ना, चौथा कहाँ तक हो चुका है?